स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की इस श्रृंखला में हम देखने वाले हैं लूसेंट सीरीज का पार्ट 6। क्या देखने वाले हैं? लूसेंट सीरीज का पार्ट 6। और इस पार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट देखने वाले हैं जिसका नाम है पॉलिटी। क्या नाम है साथी? इसका नाम है पॉलिटी। ठीक है साथी, आज हम पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन बनेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उनको देखने वाले हैं। लगभग 40 प्रश्न हैं आपके। कितने हैं? 40 प्रश्न जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है साथी, तो एक बार से सभी साथी जुड़ जाएंगे और क्लास को शेयर कर देंगे। जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है साथी, तो इसके साथ है हम चलते हैं आज के क्लास की तरफ, शुरुआत करते हैं। देखो हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए थे, जैसे यूपीएसआई का एक एग्जाम होता है इसका, इसके अलावा एक एग्जाम होता है यूपीटी का प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके अलावा होते हैं एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, एनडीए, सीडीएस और एसएसबी। ये जितने भी क्वेश्चन बने थे आपके, जितने भी प्रीवियस ईयर लगभग 2011 से लेकर के 2011 से 2022 तक के सारे प्रश्न देखेंगे। ठीक है साथी, क्या देखेंगे? तो इनमें क्या क्या पूछा गया है वही हम देखने वाले हैं। सभी साथी जुड़ जाएंगे, एक बार से सेशन को शेयर कर देंगे सभी लोग। ठीक है, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है साथी कि हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, और हार जाओ जिंदगी में चाहे सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। ठीक है साथी, क्या कह रहा है? हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। आप कभी कोशिश करना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि किसी ने कहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, कोशिश करना कभी बंद नहीं करेंगे, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में कर रहे हो, किसी भी क्षेत्र में, उसमें पूरे समर्पण के साथ आप मेहनत करेंगे, आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है परंतु परास्त नहीं होगा। ठीक है, वही कह रहा है कि हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, और हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। माता पिता की उम्मीदों और सपनों को हमें जिंदा रखना है। ठीक है साथी, बहुत मेहनत करेंगे हम। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का संविधान, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, कह रहा है, हाँ अब दिखेगा, थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लेंगे सभी साथी। ठीक है, डाटा आपका ज्यादा खर्च नहीं होगा। ठीक है, कह रहा है भारत का संविधान है, मतलब भारत का संविधान कैसा है, यहाँ पर दिया गया है भारत का संविधान है। तो जल्दी से सभी साथी छाप के बताएंगे कि भारत का संविधान कैसा है। लिखित है, संघीय है, एकात्मक है, परंपराओं पर आधारित है। जल्दी सभी साथी छाप के बता देंगे। ठीक है साथी, यदि आपसे पूछे परंपराओं पर आधारित संविधान किस देश का है, तो आपको सबसे पहले आंसर लगाना है ब्रिटेन का। किसका साथी? ब्रिटेन का संविधान परंपराओं पर आधारित संविधान है। ठीक है साथी, यदि पूछे ये संविधान कैसा है, तो आपको बताना ये आलिखित है। आलिखित क्या है? आलिखित। और आलिखित का यहाँ पर मतलब क्या होता है साथी? यहाँ पर मतलब होता है आलिखित का जिस संविधान को संविधान सभा ने नहीं बनाया है। किसने? संविधान सभा ने जिस संविधान को नहीं बनाया है वह संविधान कैसा होगा? आलिखित होगा। ठीक है, तो यह कैसा है? ये परंपराओं पर आधारित है। ऐसा नहीं है कि इनके संविधान लिखा ही नहीं है, इनका संविधान लिखा है परंतु इसमें कोई अनुच्छेद नहीं है और ये संविधान सभा ने नहीं बनाया है। इस कारण ब्रिटेन का संविधान कैसा है? परंपराओं पर आधारित है और आलिखित है। ठीक है साथी, इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, इसके अलावा यदि आपसे पूछ ले साथी कि वह कौन सा संविधान है जो एकात्मक है, देखो यहाँ पर एक ऑप्शन है आपका, एकात्मक संविधान कौन सा है, तो आपको बताना सर, सबसे पहले बताना एकात्मक संविधान की अगर कहीं बात आती है तो आपको याद रखना है फ्रांस का संविधान। फ्रांस का संविधान कैसा है, तो आपको बताना है साथी एकात्मक संविधान है फ्रांस का संविधान। ठीक है, या एकात्मक कह दे या अध्यक्षात्मक कह दे। ठीक है, तो वह संविधान कहाँ का हो जाएगा? फ्रांस का। अब कह रहा है कि भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है। जल्दी से सभी साथी छाप के बताएंगे भारत का जो संविधान है वो किस प्रकार का है। देखो यहां पर क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है अलिखित है, सॉरी यहाँ पर लिखित है, तो आपको बताना है हाँ लिखित है, और विश्व का सबसे बड़ा संविधान है लिखित रूप से। विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है? भारत का है सबसे बड़ा, लेकिन कैसा है? लिखित है। ठीक है साथी, लिखित है, लिखित। ठीक है, लिखित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये लिखित है, भारत का संविधान सही है। संघीय है यानी कि संघ का संविधान है, संविधान सभा ने बनाया है, तो कैसा है? संघ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा साथी? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। 1 और 2 मैच कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन ए और
बी, ठीक है, यानी कि 1 और 2, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथी, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? जल्दी से सभी साथी छाप के बताएंगे कि विश्व का जो सबसे बड़ा संविधान है किस देश का है, जल्दी से सभी दोस्त बता देंगे छाप के, ठीक है। देखो यहां पर भारत का नहीं होगा, अभी अभी आपको बताया कि भारत का संविधान विश्व का लिखित सबसे बड़ा है, ठीक है, लिखित। लेकिन जो ब्रिटेन का संविधान है, ब्रिटेन का ये संविधान साथी बहुत बड़ा है, कई कमरों में इसके दस्तावेज रखे हैं, परंतु ये क्रम से नहीं है, ठीक है, क्रम से नहीं है, ये संविधान बहुत बड़ा है। कोई आपको ऑनलाइन में नहीं बताता होगा कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, आपको सिर्फ टीचर यही बताएगा विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, आपको भारत आंसर लगवाएगा और उसके बाद आगे बढ़ जाएगा। लेकिन यदि पूछ ले आपसे कभी कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो साथी आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा संविधान ब्रिटेन का है, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, ठीक है साथी, ये सॉरी लिखित है लेकिन इसमें अनुच्छेद नहीं है, ठीक है, और ये क्या है, ये लिखित नहीं है, ठीक है, इसको साथ ही छाप के रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा लिखित है और ये ब्रिटेन का कैसा है तो बताना है परंपराओं पर आधारित, ठीक है, अभी आपको बताया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ब्रिटेन का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, परंतु भारत का संविधान जो है लिखित रूप से सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको देखना है कि सुमेलित और नहीं है, नहीं पे बहुत ज्यादा गौर करना है। यदि आप लगा के भाग जाते हैं एग्जाम में कि देखा आपने सुमेलित और नहीं पे गौर नहीं किया और आपने लगा दिया सही वाला, तो गलत हो जाता है आपका। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, देखो कह रहा है 9 दिसंबर 1947 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। देखो साथी आपको बता दें कि संविधान सभा की जो पहली बैठक थी आपकी, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो सभी को पता है साथी, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी आपकी 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर को हुई थी। लेकिन ये सन कौन थी, 1946 थी साथी, कैसी थी, 1946। इसके अध्यक्ष पूछ ले कौन थे, तो साथी आपको याद रखना है इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जी इसके कैसे अध्यक्ष थे, तो बताना है अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष। इसके अलावा आपसे पूछे अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नहीं पूछा है तो 1947 यहां पर गलत हो गया। देखो अगले ऑप्शन कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया। देखो यहां पर भारत के लोगों द्वारा लिखा गया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है साथी, क्योंकि संविधान सभा जो थी कौन थी, संविधान सभा ने अंगीकृत किया था, हम मानते हैं संविधान सभा ने अंगीकृत किया था, लेकिन आपको याद रखना है कि संविधान सभा जो थी वो नेतृत्व किसका कर रही थी, तो आपको बताना है वो भारत की जनता का नेतृत्व कर रही थी। इसलिए यहाँ पर क्या है, 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों यानी अर्थात संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला ऑप्शन है, कह रहा है 24 जनवरी 1950 को संविधान के सदस्यों की अंतिम बैठक हुई थी। हाँ साथी, इसमें अंतिम बैठक हुई थी और राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया था, ठीक है साथी। 24 जनवरी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, ठीक है, और इसमें राष्ट्रपति कौन चुने गए थे, तो बताना है राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। और 26 जनवरी को संविधान की तिथि लागू हो गई थी, ठीक है। यदि पूछे लागू हुआ कहां से था, ठीक है, यदि पूछ ले आपसे लागू कहां से हुआ था, तो सभी को बताना है सर देहरादून से संविधान, कहां से साथी, देहरादून से भारत का संविधान लागू हुआ था, ठीक है साथी, इसको भी याद रखेंगे। सभी साथी एक बार से क्लास को शेयर कर देंगे और लोगों को जोड़ लेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है आपकी, ठीक है। कह रहा है भारत का संविधान कब लागू हुआ, देखो अभी तुरंत बताया आपको कब लागू हुआ साथी, तो बताना है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, ठीक है। कह रहा है 15 अगस्त 1947, इस दिन क्या हुआ था, इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, ठीक है, क्या हुआ था साथी, आजाद हुआ था, किससे हुआ था, तो अंग्रेजों से, ठीक है। कह रहा है 26 जनवरी 1951, इसका कोई महत्व नहीं बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। देखो साथी अभी आपको बताया था जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, आपको 3 बैठक याद रखनी है, पहली फर्स्ट याद रखनी है, फर्स्ट के अलावा सेकंड याद रखनी है और थर्ड याद रखनी है, ठीक है साथी, थर्ड। यदि पूछ ले फर्स्ट बैठक, तो आपको बताना है 9 दिसंबर 1946, अभी कराया था, ठीक है, 9 दिसंबर 1946, ठीक है। इसके अध्यक्ष तो बताना है सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। ये कैसे अध्यक्ष थे, तो बताना अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। यदि पूछ ले सेकंड, तो बताना है 11 दिसंबर 1946, ठीक है साथी। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो बताना है राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी। ये कैसे थे, ये स्थायी अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष। और आपको एक तीसरी बैठक याद रखनी है 13 दिसंबर 1946 की। कब की, 13 दिसंबर 1946 की। इस दिन क्या हुआ था, भारत की प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, किसके द्वारा, नेहरू जी के द्वारा प्रस्तावना को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। कैसा किया गया था, प्रस्तुत। यदि पूछ ले प्रस्तुत कब किया गया था, तो थर्ड बैठक थी, 13 दिसंबर का दिन था, 1946 था, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तावना को प्रस्तुत किया। और यदि पूछ ले साथी आपसे प्रस्तावना को कब अपनाया है,
प्रस्तावना को कब अपनाया, ठीक है। तो आपको बताना है साथी, प्रस्तावना अपनाई गई थी 22 जनवरी। कब अपनाई गई थी? 22 जनवरी 1947 को, ठीक है साथी। 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को अपना लिया गया। और यदि पूछ ले इसको अपनाने में कितने दिन लगे, तो आपको देखना है कि 40 दिन इसको अपनाने में। संविधान सभा ने 40 दिन ले लिए थे। 40 दिन एक एक सदस्य ने प्रस्तावना को पढ़ा और बताया गया था नेहरू जी के द्वारा कि संविधान बनाने का जो उद्देश्य है वही हमारा प्रस्तावना है। और इसको, और ये भी याद रखना है आपको, प्रस्तावना संविधान में सबसे अंत में जोड़ी गई थी, ठीक है साथी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? अभी आपको बताया कौन थे, तो बताना है। इस अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। और 11 दिसंबर वाली बैठक में अध्यक्ष कौन बन गए थे परमानेंट के लिए? 11 दिसंबर में राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। 1946 का दिन था, ठीक है साथी, ये इंपॉर्टेंट है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है साथी। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये कौन थे, तो बताना है इन्होंने क्या किया था। अभी आपको बताया प्रस्तावना इन्होंने पेश की थी, कब की थी, तो बताना है साथी 13 दिसंबर को। कब की थी? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में। यदि पूछ ले BR अम्बेडकर, तो आपको बताना है सर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है साथी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर जी, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अभी आपको बताया राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है साथी। अगला, ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से प्रारूप और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? देखो अभी आपको बताया था कौन थे, BR अम्बेडकर जी थे। और ये इस प्रारूप समिति कैसी समिति थी, तो बताना है इसमें 7 सदस्य थे सर। कितने सदस्य थे? 7। और ये अपनाई कब गई थी, तो बताना है सर 29 अगस्त 1947 को इसकी क्या हुआ था? गठन हुआ था। क्या हुआ था? गठन। इसने कार्य कर कब प्रारंभ किया, तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने BR अम्बेडकर। इनके साथ कितने? 7 सदस्य, विद इनके 6 अन्य सदस्य थे, ठीक है। 6 + 1 यानी कि 1 अम्बेडकर जी थे अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य थे। तो इन लोगों को के लिए क्या बनी थी? संविधान बनाने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, तो बताना है सर इसने अपनी रिपोर्ट दी थी फरवरी 1948 में, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट कब दी, तो साथी बताना है आपको, इन्होंने रिपोर्ट दी फरवरी 1948 में, ठीक है साथी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की रूपरेखा किसने बनाई थी? जल्दी सभी साथी छाप के बताएंगे। संविधान की रूपरेखा किसने बनाई थी, तो BR अम्बेडकर जी ने। किसने? भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि इन्हें संविधान का पिता कहते हैं। इन्होंने संविधान की रूपरेखा तैयार की थी, ठीक है साथी। रूपरेखा किसने तैयार की थी संविधान की, तो बताना है BR अम्बेडकर जी ने, ठीक है। यदि पूछ ले महात्मा गांधी, तो आपको बताना है ये हमारे कौन है? राष्ट्रपिता, ठीक है। सभी को पता है राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी से याद रखना है 9 जनवरी 1915 को ये कब आए थे? भारत आए थे। 9 जनवरी 1915 को ये भारत आए थे, ठीक है। 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? संविधान की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई, तो BR अम्बेडकर जी के द्वारा, ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बेनेगल नरसिम्हा राव। कौन थे? बेनेगल नरसिम्हा राव। संवैधानिक सलाहकार पूछे कौन थे, तो बताना है बेनेगल नरसिम्हा राव, सर BN राव, ठीक। कौन थे? सर BN राव, ठीक है। BR अम्बेडकर अभी बताया प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी छाप के बता दीजिए। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? शायद KM मुंशी थे, ठीक है। सभी साथी छाप लेंगे इनको भी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछा गया है, ये UPSI 2016 का क्वेश्चन है। देखो साथी ये कौन सा क्वेश्चन है, तो आपको बताना है UPSI 2016 का। किसका? यूपीएसआई 2016 का क्वेश्चन है। इसमें आपसे घुमाकर पूछा गया था संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश के द्वारा किया गया था। कह रहा है माउंटबेटन योजना, कह रहा है क्रिप्स मिशन, मंत्रिपरिषद मंडल योजना और गवर्नमेंट एक्ट 1935। जल्दी सभी साथी छाप के बताएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो मंत्रिमंडल का अर्थ क्या होता है? कैबिनेट मिशन। कहते हैं ना कि कैबिनेट का गठन होना, यानी कि मंत्रिपरिषद का गठन होता है, कैबिनेट का गठन। तो यहाँ पर इन्होंने हिंदी में दे दिया था, कैबिनेट मिशन के स्थान पर क्या दिया था? मंत्रिमंडल मिशन योजना, ठीक है साथी। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था? यदि आपसे अब की बार पूछ ले तो बताना है मंत्रिमंडल मिशन योजना या फिर कैबिनेट मिशन के द्वारा, ठीक है। कैबिनेट मिशन कब आया था, तो आपको बताना है 24 मार्च। कब आया था साथी? 24 मार्च 1946 को। कब आया था? 24 मार्च 1946 को, ठीक है। कौन कौन आया था, तो बताना है सर कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था। आपको बताना है साथी कैबिनेट मिशन क्या बताना है? कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? कैबिनेट मिशन का, तो आपको बताना है ये 3 सदस्यीय था। इसका अध्यक्ष कौन था? पेंथिक लॉरेंस। कौन था? पेंथिक लॉरेंस, ठीक है। पेंथिक लॉरेंस। ये कितने सदस्यीय था, तो बताना है 3 सदस्यीय। इसके अलावा कौन था? एक था अलेक्जेंडर। कौन था? अलेक्जेंडर, ठीक है साथी। एक था अलेक्जेंडर,
एक कौन था, जल्दी से छाप के बता दीजिए। एक था कौन था, जल्दी से सभी साथी छाप के बताएंगे। क्रिप्स मिशन कितने सदस्य था, जल्दी से छाप देंगे सभी साथी। एक था आपका अलेक्जेंडर के अलावा कौन था, स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है, स्टेफर्ड क्रिप्स। 3 सदस्यीय मिशन था ये, 3 सदस्य आए थे। इसका अध्यक्ष पूछ ले तो बताना है पेंथिक लॉरेंस था। ये कब आया था तो बताना 24 मार्च 1946 को, ठीक है साथी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है। भारत का जो संविधान है अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है, सभी साथी छाप के बताएंगे जल्दी से। जल्दी से छाप दीजिए सभी साथी। देखो, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये नहीं होगा, ठीक है। संविधान मतलब संविधान किससे अधिकार प्राप्त करता है, तो आपको बताना जनता अर्थात हम, क्योंकि प्रस्तावना लिखा है वी आर द पीपल ऑफ, क्या लिखा है, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, क्या लिखा है, पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या लिखा है, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा आपका, इसका अर्थ हो जाएगा संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है, भारत की जनता अर्थात हम लोग से, ठीक है। यदि साथी आपसे पूछ रहे सर्वोच्च न्यायालय तो बताना है संविधान का संरक्षक कौन है, संविधान का संरक्षक कौन है तो बताना है संविधान का संरक्षक कौन है, सर्वोच्च न्यायालय। यह संविधान की क्या करता है, व्याख्या करता है, ठीक है, व्याख्या, ठीक है। संविधान की व्याख्या कौन करता है तो बताना है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। यदि हमारे मौलिक अधिकार हैं जैसे उनका हनन हो रहा है तो आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, ठीक है साथी। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, आज हम देखो 40 से 35 क्वेश्चन करेंगे, सभी साथी जुड़े रहेंगे। जिनका भी एग्जाम आने वाले दिनों में उनके लिए ये रामबाण क्लास साबित होगी, ठीक है साथी। ये किसी एक एग्जाम के लिए नहीं है, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, जिसके लिए भी आपको तैयारी कर रहे हैं आप, पॉलिटी हर एक में पूछी जाती है, तो पॉलिटी से संबंधित अगर प्रश्न बनेगा तो आपका इसी क्लास से बनेगा, ठीक है। सभी साथी जुड़े रहेंगे, एक बार से सेशन को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में, ठीक है। कह रहा है प्रारूप निर्माण यानी कि भारत का संविधान का जो प्रारूप का निर्माण है किसका अधिक प्रभाव था, भारतीय संविधान में किसका अधिक प्रभाव है तो बताना है भारत का संविधान जो था सर, इसमें भारत शासन अधिनियम 1935 का सर्वाधिक प्रभाव है। क्यों, क्योंकि भारत शासन अधिनियम में लगभग 20 भाग थे, कितने, 20 भाग, और भारतीय संविधान में अगर वर्तमान में देखा जाए कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। तो इसमें सर्वाधिक ये क्या क्या पूछ रहा है, प्रभाव किसका है तो बताना भारत शासन अधिनियम 1935 का, ठीक है। इसके अलावा यदि आपसे पूछ ले साथी कि इसमें अनुच्छेद कितने थे 1935 के अधिनियम में, तो लगभग इसमें 300 प्लस अनुच्छेद थे, कितने, 300 प्लस अनुच्छेद, ठीक है। इसको भी याद रखना है। यदि पूछे अमेरिका के संविधान से क्या लिया है भारत ने तो बताना है सर मौलिक अधिकार लिए हैं, क्या लिया है, मौलिक अधिकार लिए। मौलिक अधिकार के अलावा क्या लिया है, उपराष्ट्रपति लिया है, उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के अलावा क्या लिया है तो बताना है महाभियोग लिया है, क्या लिया है, महाभियोग, महाभियोग। और क्या लिया है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया है अमेरिका से, क्या लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन, क्या, न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है साथी। इसके अलावा यदि पूछ ले ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है तो बताना है सर यहाँ से ली गई है एकल नागरिकता, क्या लिया है, एकल नागरिकता, ठीक है, नागरिकता। और भी बहुत सारी चीजें ली गई है, ठीक है साथी। तो अगला इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं। देखो मौलिक कर्तव्य क्या है तो बताना है मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं तो बताना है सर वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या यदि पूछ ले आपसे तो बताना 11 इनकी संख्या है, ठीक है। पहले ये मौलिक मूल संविधान में थे या नहीं, जल्दी सभी साथी बताएंगे छाप के, मौलिक कर्तव्य जो थे आपके मूल संविधान में थे या नहीं, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे या नहीं, जल्दी सभी साथी छाप के बताएंगे, जल्दी से बता दीजिए सभी साथी। यदि पूछ ले मौलिक कर्तव्य तो बताना है सर 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कब, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इनमें कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे तो बताना है सर इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे कितने, 10, ठीक है। यदि पूछ ले किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे तो बताना है सर सरदार स्वर्ण सिंह समिति, कौन थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति पर कितने ये जोड़े गए थे तो बताना है 10। और यदि पूछे कहाँ से लिए गए हैं तो बताना है सोवियत संघ यानी कि पूर्ववर्ती सोवियत संघ जो वर्तमान में रसिया है, ठीक है, रसिया। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, ठीक है, उससे पहले हम आजाद हो गए थे, तो हमने मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए तो बताना है रसिया से हमने लिए, ठीक है साथी। इसके अलावा आपसे पूछ ले एक क्वेश्चन कि 10 तो इससे जुड़ गए तो सर 11वां किससे जुड़ा तो आपको बताना है 86वां संविधान संशोधन, कौन था, 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, कौन था, 2002, ठीक है, 2002। ये कैसे संबंधित था तो बताना है सर ये शिक्षा से संबंधित था, 11वां जो था आपका ये शिक्षा से संबंधित था, ठीक है साथी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य हमने कहां से लिए तो बताना सोवियत संघ से, ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अपने स्रोत को गलत सुमेलित करता है? जल्दी से बताइए। देखो कह रहा है न्यायिक, ये साथी आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है। कह रहा है न्यायिक पुनरीक्षण कहां से लिया है, तो बता, कह रहा है कहां से, ब्रिटिश संविधान से, ठीक है। देखो अभी आपको बताया था कि न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि न्यायिक, क्या बता रहा है, न्यायिक पुनरीक्षण का मतलब होता है न्यायिक पुनरावलोकन। अब इसका अर्थ पूछ ले, यदि न्यायिक पुनरावलोकन सर क्या होता है, तो आपको बताना है साथी, न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने अपना कोई फैसला आपको सुनाया है तो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को आगे चल के बदल भी सकता है, तो इसे क्या कहते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि न्याय का पुनः अवलोकन करना। यानी कहीं हमने गलत तो फैसला नहीं दे दिया तो वो अपना फैसला बदल भी सकता है, ठीक है। तो ये कहां से लिया है, अभी आपको बताया था, ये ब्रिटेन से नहीं अपितु कहां से लिया है, यूएसए से। कहां से साथी, यूएसए से। यदि पूछ ले किस अनुच्छेद में है, तो बताना है 137 में। किसमें, 137 अनुच्छेद में क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन। समवर्ती सूची पूछे कहां से ली गई है, तो बताना है ऑस्ट्रेलिया से, सही है, ठीक है। यदि मुझे नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 कहां पर है, 36 से, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, ठीक है। ये कहां से लिए गए हैं, तो बताना है आयरलैंड से, ठीक है। यदि आपसे पूछ ले मौलिक अधिकार, अभी आपको बताया ये कहां से लिए गए, अमेरिका से, ये भी सही है। तो यहां पर गलत क्या हो गया आपका, न्यायिक पुनरावलोकन कहां से लिया, यूएसए से, ठीक है। वो उम्मीद करता हूं आपको ये न्यायिक पुनरावलोकन समझ आ गया होगा। अर्थात जो जब सुप्रीम कोर्ट किसी न्याय को देने के बाद उसको पलट दे तो बताना है इसने क्या किया है, न्यायिक पुनरावलोकन किया है, ठीक है साथी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता जो है भारत संघ और अमेरिकी संघ में दोनों में साझी है, यानी कि सेम, समान है, तो आपको बताना है एकल नागरिकता। देखो अमेरिका में क्या है साथी, 50 राज्य, 50 राज्य, ठीक है, और 50 राज्यों का अलग अलग संविधान है, ठीक है। क्या है, अलग अलग संविधान, ठीक है। तो यहां पर प्रत्येक राज्य की अलग अलग नागरिकता है, कैसी, क्या है, यहां पर प्रत्येक राज्य की अलग अलग नागरिकता है, ठीक है। नागरिकता कहां की है, तो बताना है अमेरिका की, ठीक है। क्योंकि एक बार की घटना है लगभग 2012 की, जो वो थे आपके बराक ओबामा जी राष्ट्रपति थे उस समय अमेरिका के, तो वो एक दूसरे राज्य यानी कैलिफोर्निया में जाकर साइकिल चला रहे थे विदाउट हेलमेट की, क्योंकि कैलिफोर्निया में अलाउ है हेलमेट लगाकर आप साइकिल चलाएंगे। तो राष्ट्रपति होते हुए भी कैलिफोर्निया ने ओबामा जी का चालान कर दिया गया था, ठीक है। तो इसका मतलब है प्रत्येक राज्य का अलग संविधान है और अमेरिका में एकल नागरिकता नहीं है। अमेरिका में कैसी नागरिकता है, राज्य की नागरिकता अलग लेनी पड़ेगी और देश की नागरिकता अलग लेनी पड़ेगी, ठीक है साथी। तो इसका मतलब ये तो समान नहीं है, ये दोहरी नागरिकता भी नहीं है। यदि पूछे भारत में कैसी नागरिकता है, तो बताना है सर भारत में तो एकल नागरिकता है लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। क्या आपने कभी देखा है, आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, मध्य प्रदेश घूमने गए, आपको नागरिकता लेनी पड़ी, ऐसा नहीं है, ठीक है साथी। तो भारत में एकल नागरिकता है। कह रहा है भारत में संविधान की 3 सूचियां। देखो भारत में संविधान की 3 सूचियां नहीं ली गई हैं। 3 सूचियां का मतलब है भारत के संविधान में मूलतः जो 1935 का आपका एक्ट था उसमें ऑलरेडी आपकी 8 अनुसूची थी। कितनी, 8 शेड्यूल ऑलरेडी थे। तो भारतीय संविधान जब बना था तो उसमें 8 शेड्यूल थे ही। तो इसके बाद जो 4 अगले जोड़े गए वो संविधान संशोधन से जोड़े गए। कह रहा है भारतीय संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, देखो अभी आपको बताया था जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो संविधान की व्याख्या करता है, ठीक है। इसी प्रकार अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अमेरिका के संविधान की व्याख्या करता है, ठीक है साथी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है भारत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में कुछ भी नहीं लिया गया है। देखो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। ब्रिटेन से लिया गया, कनाडा से लिया, यूएसए से लिया। देखो चाइना जो है साथी 1949 में आजाद हुआ था। कब हुआ था, 1949 में। कब हुआ था, 1949 में, ठीक है। तो चाइना का संविधान जो था वो 1957 में जाके बना। कब बना, 1957 में, ठीक है। यहाँ पर संविधान नहीं है, अपितु एक ही पार्टी है लेकिन संविधान है इनका भी, कुछ तो है। लेकिन अपन आजाद कब हो गए थे, तो 1947 में। तो हम आजाद होने के बाद चाइना गुलाम था तो हम चाइना से थोड़ी कुछ ना लेंगे। तो इसका मतलब हमने चाइना से कुछ भी ग्रहण नहीं किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, चाइना से हमने कुछ ग्रहण नहीं किया है। ब्रिटेन से क्या लिया अभी सबको बता दिया, कनाडा और यूएसए से हमने बहुत सारी चीजें ली है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनगण मन को संविधान सभा में कब अपनाया गया। देखो यदि आपसे पूछ ले जनगण मन पहली बार कब गाया गया, जनगण मन पहली बार कब गाया गया, तो आपको बताना है सर दिल्ली दरबार में गाया गया था। कब, 1911 में, ठीक है, 1911 में। इसे लिखा किसने है, तो बताना है रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। ये इसको संविधान सभा ने क्या बनाया, इसको बनाया राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान कब बनाया, कब अपनाया, तो साथी आपको बताना है इसको अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को, ठीक है साथी। कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने जनगण मन को स्वीकृति दे दी कि आज से जनगण मन हमारे देश का राष्ट्रगान होगा, ठीक है साथी।
यदि पूछे 26 जनवरी 1950, इस दिन हमारा क्या बना था देश, गणतंत्र बना था, गणतंत्र। ठीक है, गणतंत्र का अर्थ है इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, चलते अगले 11 दिसंबर को क्या हुआ था, अभी आपको बताया था, यहाँ पर सेकंड मीटिंग हुई थी, संविधान सभा की सेकंड मीटिंग। ठीक है, सेकंड बैठक। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जनगण मन कब बनाया संविधान सभा ने, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग किसके द्वारा लिखी गई है, जल्दी से छाप के बताइए। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें हम भारत के लोग किसके द्वारा लिखा गया है, और यह भी बताइए कि हम भारत के लोग यानी कि वी आर द पीपल ऑफ, ये किससे लिया गया है, ये अपने देश में नहीं था। ठीक है, ये अपने देश में नहीं था, इसको लिया कहां से गया है, तो साथी आपको बताना है, इसको लिया गया है आपका कहां से, यूएनओ से। ठीक है, कहां से, यूएनओ से लिया है, वी आर द पीपल ऑफ। ठीक है, तो इसको देखो, संविधान सभा की प्रस्तावना किसने लिखी है, सभी को पता है किसने लिखी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो इन्होंने ही क्या किया था, इसमें हम भारत के लोग नामक शब्द जोड़ा था। ठीक है, अंबेडकर जी संविधान के पिता, सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला कौन थी, जल्दी से बता दीजिए, राज्यपाल थी, पहली महिला राज्यपाल। ठीक है, भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, और किस राज्य की, तो बताना उत्तर प्रदेश की। ठीक है साथी, यदि पूछे महात्मा गांधी 1924 का बेलगांव अधिवेशन, सभी को याद रखना 1924 का बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, तो वी आर द पीपल ऑफ कहां से लिया गया है, यूएनओ से लिया गया है, और हम भारत के लोग किसने लिखा है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब पूरी प्रस्तावना लिखी है तो हम भारत के लोग भी लिखा होगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रस्तावना से क्या लाभ है, देखो प्रस्तावना का अर्थ क्या होता है साथी, प्रस्तावना का अर्थ है यहां पर आपका कि भारतीय संविधान के बनाने का उद्देश्य क्या है। अर्थात जब प्लूटो ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, प्लूटो ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था रिपब्लिक, क्या नाम था, रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक, तो उसने विश्व में पहली बार अपनी पुस्तक के बारे में पहले ही जानकारी दे दी एक पन्ने में। एक पन्ने, पूरी पुस्तक की जानकारी एक पन्ने में देना क्या कहलाता है साथी, ये कहलाता है प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या कहलाता है, प्रस्तावना। ठीक है, यदि आप पूरे बुक की जानकारी लगभग एक पन्ने में देते हैं तो इससे क्या पता चलता है, ये हमारे आगे किताब में क्या मिलेगा, तो देखो ये ऑप्शन कह रहा है, इससे हमें पता चलता है कि संविधान का उद्देश्य क्या है, यानी कि जो संविधान बनाने का उद्देश्य था वो क्या था, प्रस्तावना था। ठीक है, इसके अलावा इससे पता चलता है कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, हाँ इसमें यह भी पता चलता है कि भारतीय संविधान में स्रोत क्या है। ठीक है, इससे पता चलता है भारतीय संविधान के प्रवर्तन की तिथि का उल्लेख, देखो लिखा है ना, मिति मार्ग शीर्ष करके कुछ लिखा है, उसमें मिति मार्ग शीर्ष करके लिखा है, विक्रम संवत 2006, क्या लिखा है, विक्रम संवत 2006 ऐसे कुछ लिखा है। ठीक है, तो ये कब हुआ था, ये 2006 नहीं है, ये विक्रम संवत है। ठीक है, विक्रम संवत, ना कि सन 2006 है। ठीक है, तो ये घटना कब की थी, तो बताना 26 नवंबर 1949। ठीक है साथी, 1949। ठीक है, इस दिन संविधान पूर्ण रूप से बन गया था, लेकिन जब लागू हुआ था तो आपको बताना 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रस्तावना से क्या लाभ है, इसमें हमें संविधान बनाने का उद्देश्य मिलता है, इसमें हमें संविधान का स्रोत मिलता है, इसमें हमें प्रवर्तन की तिथि मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा साथी, इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का एक हिस्सा नहीं है। देखो यहाँ पर क्या पूछा है, संविधान का हिस्सा नहीं है। यदि आपसे पूछ ले कि मूल संविधान में क्या धर्मनिरपेक्ष था, सभी साथी छाप के बताएंगे क्या मूल संविधान में धर्मनिरपेक्ष नाम का कोई शब्द था, तो साथी कहेंगे कि कोई शब्द नहीं था, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन से क्या जोड़ा गया है, 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या जोड़ा गया है, तो आपको धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया है, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष के अलावा इसी को कहते हैं पंथ निरपेक्ष। ठीक है, पंथ निरपेक्ष, इसमें भी बहुत अंतर है, कभी आपको फिर बताएंगे। ठीक है, कभी फुर्सत मिलेगी तो बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष क्या है। ठीक है, कह रहा है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया, और क्या जोड़ा गया, एकता जोड़ा गया, एकता क्या जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अखंडता के अलावा क्या जोड़ा गया था, जल्दी सभी साथी छाप के बताएंगे। एक क्या जोड़ा गया था साथी, अखंडता के अलावा एक जोड़ा गया था समाजवाद, क्या जोड़ा गया था, समाजवाद। ठीक है, समाजवाद, ये तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर प्रस्तावना में आपको संघवाद कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्या संघवाद आपको प्रस्तावना में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि प्रस्तावना का एक हिस्सा नहीं है, तो संघवाद प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, लोकतांत्रिक और संप्रभु वगैरह ये सब क्या है, ये है प्रस्तावना के हिस्सा है। ठीक है, और 42वें संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया, एकमात्र बार प्रस्तावना में जब संशोधन जो हुआ है वो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ है। ठीक है, सभी साथी छाप के रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का अंग नहीं है, भारतीय संविधान का जो अंग नहीं है, यानी कि भारत के संविधान का हुआ है अंग, अर्थात जिसका उल्लेख अनुच्छेद में नहीं है। आप बताइए, नागरिकता का उल्लेख अनुच्छेद में है,
हाँ सर है। ये कहाँ से? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है, ठीक है। यदि पूछे प्रस्तावना का है, हाँ सर ये तो प्रस्तावना संविधान के पहले ही पेज में है, ठीक है, संविधान के पहले पेज में है, ठीक है। क्या है? प्रस्तावना पहले पेज में। यदि पूछे क्या चुनाव आयुक्त का उल्लेख है, हाँ सर इसका भी उल्लेख है, अनुच्छेद 324 में है। अनुच्छेद 324 में क्या है? चुनाव है, चुनाव आयोग है, ठीक है, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग, ठीक है। चुनाव आयोग कहाँ है? अनुच्छेद 324 में। क्या रिजर्व बैंक का उल्लेख है? नहीं साथी, रिजर्व बैंक का कोई उल्लेख नहीं है संविधान में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संविधान का अंग क्या नहीं है? रिजर्व बैंक नहीं है, ठीक है साथी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जम्मू और कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? देखो साथी, जम्मू कश्मीर जो था, महाराजा हरि सिंह, जब भारत आजाद हो गया था तो जम्मू कश्मीर ने कहा था कि हम आजाद रहना चाहते हैं। क्या रहना चाहते हैं? आजाद। लेकिन भारत सरकार के प्रयास से और सरदार पटेल जी के प्रयास से महाराजा हरि सिंह भारत में विलय होने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जम्मू कश्मीर का जो कुछ हिस्सा था, जो आपका कुछ हिस्सा था, क्या था? जम्मू कश्मीर का जो आपका, जैसे ये जम्मू कश्मीर है आपका, इसका कुछ हिस्सा, अरे यार एक मिनट रुकना साथी, ये आपका जम्मू कश्मीर है ये, ठीक है। इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तानियों ने कब्जा लिया था, कुछ हिस्सा, और अपना जो जम्मू कश्मीर इतना इतना सा बचा था, कितना, ये पूरा इतना जम्मू कश्मीर बचा था। और 1962 के युद्ध में चीन ने इतना कब्जा लिया। तो जो अपना जम्मू कश्मीर बचा था, इसके लिए भारत ने क्या अलग से संविधान बनाया था? क्या बनाया था? अलग से संविधान। और यह संविधान कब लागू हुआ था? तो साथी आपको बताना, 26 जनवरी 1957 को, ठीक है। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1957 को, ठीक है। यदि पूछे 26 जनवरी 1950, इसमें पूरे देश में संविधान लागू हुआ। और अगला 26 जनवरी, ये नहीं होगा, 26 जनवरी कुछ नहीं होगा, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। तो जब यहाँ पर पूछ रहा है जम्मू कश्मीर का जो संविधान था कब अपनाया गया, तो आपको बताना है 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था, ठीक है साथी। जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान में धारा अनुच्छेद 370 क्या था साथी? अनुच्छेद 370 में भारत के संविधान में एक प्रावधान किया गया था कि जम्मू कश्मीर का जो संविधान होगा, इस अनुच्छेद के अंदर लिखा गया था कि भारत का, जम्मू कश्मीर का जो संविधान होगा वो भारत से अलग होगा, ठीक है साथी। कोई भी व्यक्ति वहां जाके जमीन नहीं खरीद सकता। लेकिन इसका कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा अभी जो आपका कब 5 अगस्त 2019 को इसको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है, समाप्त कर दिया। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? तो साथी याद रखना 26 जनवरी 1957 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित भारत का संविधान एक प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत का जो संविधान है वो किससे अपना प्राधिकार प्राप्त करता है? देखो अभी आपको बताया था, भारत के संविधान में जनता ही सर्वोच्च है। क्या है? जनता ही सर्वोच्च, जनता ही संविधान की जड़ है। क्या है? जनता ही जड़ है, ठीक है, संविधान की जड़ है। तो अर्थात कह रहा है अधिकार कहाँ से प्राप्त करता है? देखो यदि हम लोगों को नहीं चुनेंगे, मंत्रियों को, तो क्या वो अपने आप मंत्री बन जाएंगे? ये संविधान में लिखा है कि जनता ही क्या करेगी? मंत्रियों को चुनेगी, उसके बाद मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वगैरह ये बनेंगे। तो भारत के संविधान में क्या सर्वोच्च है? तो भारत बताना है, भारत की जनता अर्थात हम लोग भारत के संविधान में सर्वोच्च है, ठीक है। यदि पूछे सर्वोच्च व्याख्या कौन करता है, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान की सर्वोच्च व्याख्या करता है। यदि पूछे राष्ट्रपति, तो संविधान का सबसे बड़ा रक्षक कौन है? राष्ट्रपति है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हमारे संविधान में एकात्मक स्वरूप प्रदान करती है? सभी साथी आपको बताएंगे एकात्मक स्वरूप कौन सी विशेषता है जो हमारे संविधान को एकात्मक स्वरूप प्रदान करती है? केंद्र को आपातकालीन शक्ति है, हाँ साथी है। कहाँ पर? 352 से 356 में, 360 में। यदि आपसे क्या पूछ ले? राष्ट्रीय आपात पूछ ले, राष्ट्रीय आपात, ठीक है, राष्ट्रीय आपात 352। यदि पूछ ले राष्ट्रपति शासन, क्या पूछ ले? राष्ट्रपति शासन पूछ ले, राष्ट्रपति शासन पूछ ले। ये तो कब? किसमें? 56 में। यदि पूछ ले 360 वित्तीय आपात, क्या है? वित्तीय आपात, ठीक है, वित्तीय आपात। यदि पूछ ले राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा? कई बार लगा। लेकिन राष्ट्रीय आपात कितनी बार लगा है? तो बताना है सर, राष्ट्रीय आपात अभी तक कितनी बार? लगभग 3 बार लगा है, ठीक है। और वित्तीय आपात भारत में अभी तक एक भी बार नहीं लगा है, ठीक है, एक भी बार नहीं लगा है, ठीक है। यदि पूछ ले वित्तीय आपात कितनी बार लगा है, तो एक भी बार नहीं लगा है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए तो सही हो गया, आपातकालीन शक्ति है संविधान में। और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, हाँ देखो अभी आपको बताया कि राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लागू हुआ। राज्यों को निर्देश देने के लिए केंद्र सरकार की शक्ति, हाँ साथी देखो, राज्यों को किस तरह से विकास करना है इसका निर्देश कौन देती? केंद्र सरकार। क्योंकि लगभग राज्य का कुछ बजट होता, उससे ज़्यादा 40% यदि राज्य का बजट है तो 60% आपको केंद्र सरकार देगी। इससे आप क्या करेंगे? राज्य का विकास करेंगे। तो राज्य क्या वही कह रहा है, राज्य सरकार को निर्देश देने की शक्ति केंद्र सरकार में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी
सभी सत्य हैं। ठीक है, क्या है? सभी सत्य, सभी विशेषताएं भारतीय संविधान को एकात्मक स्वरूप प्रदान करती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथी। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग, वह कौन से 3 अंग हैं जो लोकतांत्रिक सरकार के हैं? तो आपको बताना है लोकतांत्रिक सरकार में क्या क्या है, तो बताना है कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद, क्या है? मंत्रिपरिषद। ठीक है, मंत्रिपरिषद। कार्यपालिका यानी कार्य करने के लिए, विधायिका यानी कि संसद, ठीक है, क्या? संसद। और न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट, क्या? सुप्रीम कोर्ट। ये तीनों के तीनों लोकतांत्रिक सरकार में जरूरी होते हैं, इसलिए लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कह रहा है भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो बताना है भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। क्या आपने देखा है कि राजा का बेटा राजा, यानी कि आज जो आपके मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, कल को इनका बेटा प्रधानमंत्री बन जाए, ऐसा होगा? नहीं होगा साथी, क्योंकि हम ही भारत के नेताओं को चुनते हैं और हम क्या करते हैं? हम नेताओं को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाते हैं। तो ये ऐसा क्या हो गया? जनता चुनेगी तो क्या होगा? लोकतंत्र होगा। ठीक है, क्या आपने कभी सुना है कि भारतीय सेना ने आक्रमण करके सरकार बना दी? ऐसा भी नहीं है। ऐसा कहाँ होता? ऐसा होता म्यांमार में। कहाँ पर? म्यांमार में। ऐसा होता है पाकिस्तान में। कहाँ पर? पाकिस्तान में। ठीक है, साम्यवादी कहाँ पर है? तो बताना है साथी, जल्दी छाप के बताइए साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहाँ है? ये शायद चीन या रसिया में। ठीक है, चीन या रसिया में, देख लेंगे आप सभी साथी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक प्रकार की शासन व्यवस्था, भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान राजनीतिक लोकतंत्र अधूरा है। देखो कह रहे हैं राजनीतिक लोकतंत्र किस कारण अधूरा है? अंबेडकर जी ने बताया था यदि समाज का आर्थिक और सामाजिक विकास नहीं होगा तो इससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा, क्योंकि हम उसके प्रति जागरूक ही नहीं होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सामाजिक और आर्थिक विकास होना बहुत जरूरी है। किसी लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र के लिए सामाजिक और आर्थिक विकास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। सभी साथी छाप के रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से निम्नलिखित में से कौन सा अनुरूप नहीं है? आप सभी साथी बताएंगे लोकतंत्र के मूल्यांकन के हिसाब से, यानी कि लोकतंत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन है जो मूल्य नहीं है? देखो, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्या होता है? हाँ साथी, हमारे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए कौन सी संस्था है? तो बताना है चुनाव आयोग। कौन है? चुनाव आयोग। ठीक है, यदि पूछे व्यक्ति की गरिमा, हाँ आप सभी को व्यक्तिगत आजादी है आर्टिकल 19(1)(a) के तहत। ठीक है, 1(a) के तहत आप सभी साथियों को क्या है? व्यक्तिगत आजादी है। ठीक है, सभी साथियों को व्यक्तिगत आजादी किस अनुच्छेद के तहत है? तो बताना है साथी आर्टिकल 1(19)(a) के तहत, 19(1)(a) के तहत क्या है? व्यक्तिगत आजादी, यानी कि व्यक्तिगत गरिमा, कोई आपको ठेस नहीं पहुंचा। क्या आपने देखा बहुसंख्यकों का शासन? क्या आपने देखा भारत में एक समाज है जो बहुत ज्यादा है, एक समाज है वो बहुत ज्यादा है। क्या आपने देखा है? द्रौपदी मुर्मू जी अल्पसंख्यक से आती हैं। द्रौपदी मुर्मू जी आपने देखा है? द्रौपदी मुर्मू जी ये तो अल्पसंख्यक कैसे नहीं आती हैं, लेकिन ये क्या है? हमारे देश की राष्ट्रपति है। तो बहुसंख्यकों का शासन नहीं है, ऐसा नहीं है हमारे देश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कानून के समक्ष समानता, हाँ हमें कानून के समक्ष सभी प्रकार की समानता दी गई है। क्या होता है? यदि हमारे कानून के समक्ष समानता नहीं देगी तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी नहीं करेगा। क्या करेगा? रिट जारी नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुसंख्यक जो लोग हैं होते हैं, क्या वो शासन करते हैं? नहीं साथी, नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। कह रहा है भारतीय संविधान में केवल सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप को ही कल्पना विचार नहीं करता है। क्या पूछा है? कल्पना नहीं करता है, बल्कि लोकतांत्रिक समाज की कल्पना करता है। यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। आपको क्या करना है? आपको बताना है ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को समान रूप से, सामाजिक रूप से, लोकतांत्रिक समाज के रूप से करता है। तो बताना है साथी, इसमें क्या पूछा है आपसे? क्रम लगाने को पूछा है, क्रम लगाने को। ठीक है, क्या है? हाँ साथी, यहाँ पर पूछा है लोकतंत्र। देखो, क्या हमें न्याय मिलता है? हाँ न्याय मिलता है सर। हमें स्वतंत्रता है, हम कहीं भी घूम सकते हैं, ये भी सही है। क्या हमें समानता है? हाँ, आज हम सभी साथ, आपने देखा विभिन्न वर्ग के लोग एक साथ बैठ के भोजन करते हैं, तो हमें समानता है, हर प्रकार की भाईचारा है। हाँ, हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई में भारत में कोई भेदभाव नहीं है, तो अर्थात भारत में भाईचारा भी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सारे के सारे, यानी कि ऑप्शन चारों मिल रहे हैं इसमें। क्या मिल रहे हैं? ऑप्शन 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 सभी मिलान करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य? क्या पूछा है साथी? यहाँ पर असत्य पूछा आपसे। क्या पूछा है? असत्य। तो सभी साथी छाप के बताएंगे कौन सा कथन असत्य। क्या भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? सभी को पता है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन है? तो बताना ब्रिटेन का, लेकिन लिखित नहीं है साथी। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष के अभिप्राय सरकार द्वारा सभी धर्मों को समान संरक्षण, हाँ सभी धर्मों को सरकार क्या करती है? समान संरक्षण प्रदान करती है। किसी एक धर्म को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताती है, और सभी धर्मों के लिए समान संरक्षण है। ठीक है, कह रहा है भारतीय संघ की इकाइयों को संघ से पृथक होने की
स्वतंत्रता नहीं है। हाँ, क्या आपने देखा है कि त्रिपुरा जैसे है, त्रिपुरा है, चाहे अलग देश बन जाए, क्या बन सकता है? नहीं बन सकता। क्या उत्तर प्रदेश अलग देश बन सकता है? नहीं बन सकता। लेकिन प्रदेश में प्रदेश बन सकते हैं। तो पृथकता होने की स्वतंत्रता नहीं है इकाइयों से। भारतीय संघ से पृथक नहीं होंगे, लेकिन इकाइयां आपस में पृथक हो सकती है, ठीक है। यानी कि राज्य आपस में बढ़ सकते हैं, लेकिन भारतीय संघ नहीं टूट सकता है। तो इसका असत्य पूछा तो इनमें से कोई नहीं, ये सभी के सभी सत्य हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित शब्दों पर गौर करें। सभी साथी बताएंगे निम्नलिखित शब्दों पर गौर करें। क्रम पूछ रहा है। देखो, यदि आपने प्रस्तावना नहीं पढ़ी होगी तो आपको समझ में नहीं आएगा ये, ठीक है। यदि आपने प्रस्तावना नहीं पढ़ी है तो आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। प्रस्तावना में आपको देखना है, क्या देखना है? प्रस्तावना में, ठीक है साथी। आपको इनको क्रम से लगाना है, ठीक है। क्या करना है? क्रम से लगाना है। देखो, प्रस्तावना में लिखा है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष यानी कि अर्थात धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक के अलावा गणराज्य, पहले क्या आया? पंथ निरपेक्ष आया, उसके बाद ये फर्स्ट हो गया, क्या आया? पंथ निरपेक्ष, पहले पे आया क्या है? समाजवादी, क्या है? समाजवादी, ठीक है साथी। एक मिनट रुकना साथी। क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक के अलावा क्या पूछा है? लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, पहले तो संप्रभु भी आ गया इसमें, क्या आ गया? सबसे पहले आया, देखो साथी एक बार फिर से पढ़ के सुनाते हैं आपको, प्रस्तावना को याद कर रहे हैं थोड़ा सा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभु अर्थात फर्स्ट पर कौन आ जाएगा आपका? फर्स्ट पर कौन आ जाएगा? फर्स्ट पर आ जाएगा संप्रभु, ठीक है। फर्स्ट पर हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न यानी कि संप्रभुत्व संपन्न और पंथ निरपेक्ष यानी कि 2 नंबर पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके सभी लोगों को सामाजिक क्या है? समाजवादी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 1 2 3, ठीक है। 1 3 तीसरे नंबर पर कौन है? ये 1 पे हो गया, ये 1 पे, तीसरा नंबर 1 पे हो गया, ठीक है। तीसरा 1 पे हो गया। उसके अलावा दूसरा धर्मनिरपेक्ष यानी चौथा हो गया। उसके अलावा कौन सा? लोकतांत्रिक 2 हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ठीक है। एक बार आप प्रस्तावना देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ज्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत के संविधान में 20 भाग है। क्या 20 भाग है? नहीं है। 1935 के अधिनियम में 20 भाग थे, ठीक है। भारत के संविधान में कुल 320 अनुच्छेद नहीं है, ये भी 1935 के अनुच्छेद में 1935 के अधिनियम में थे, ठीक है। कह रहा है भारतीय संविधान की 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अनुसूचियां संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई हैं। हाँ साथी, ये संविधान संशोधन, देखो फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ था तो आपकी कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं जोड़ी गई थी। यदि आपसे पूछ ले 52वां संविधान संशोधन हुआ था तो कौन सी जोड़ी गई थी साथी? 10वीं जोड़ी गई थी, दल बदल से, ठीक है। ये कृषि से थी, ये कृषि से थी, कृषि के अलावा ये कौन सी थी? दल बदल से थी, दल बदल से। इसके अलावा कौन सा हुआ था? 73वां हुआ था, तो 11वीं जुड़ी थी, 11वीं किससे थी? तो बताना है साथी पंचायत से थी। किससे? पंचायत से। एक 74वां हुआ था तो बताना है सर 12वीं जुड़ी थी किससे? नगर पालिका से, ठीक है, नगर पालिका से, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो तीसरा, केवल तीसरा मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर 20 भाग नहीं है, 320 अनुच्छेद नहीं है, लगभग 475 अनुच्छेद हो गए हैं आप, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे, लगभग 25 भाग हो गए हैं, ठीक है, ठीक है। कह रहा है भारतीय संविधान 9वीं 10वीं अनुसूची ये जोड़ी गई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3 नंबर फॉलो करता है, ठीक है, केवल 3 नंबर फॉलो करता है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। 2-4 क्वेश्चन और रह गए, देख लेंगे, सभी साथी जुड़े रहेंगे, ठीक है। कह रहा है निम्न में से किसे संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? संविधान की कुंजी पूछ ले, संविधान की आत्मा पूछ ले, संविधान की उद्देशिका पूछ ले, संविधान की प्रस्तावना पूछ ले, तो क्या होगा? संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना को ही क्या कहते हैं? संविधान की उद्देशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रस्तावना को संविधान की उद्देशिका, संविधान की कुंजी भी कहते हैं, संविधान की आत्मा भी कहते हैं उद्देशिका को, ठीक है। आत्मा किसने कहा है? तो बताना है सर पतंजलि शास्त्री और ठाकुरदास भार्गव ने। किसने? ठाकुरदास भार्गव ने, ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा है? तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। यदि पूछे आपसे अनुच्छेद 32 को आत्मा किसने कहा है? तो भीमराव अंबेडकर जी ने, ठीक है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुंजी किसे कहते हैं? उद्देशिका को कहते हैं। यदि पूछ ले मौलिक अधिकार तो आपको साथ ही बताना ये यूएसए से लिए गए हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर 51 तक, ये कहाँ से लिए गए साथी? ये लिए गए थे आयरलैंड से, ठीक है। मौलिक कर्तव्य ये कहाँ से है? ये अनुच्छेद 51A भाग 4A, कौन सा? भाग
4A, ठीक है, भाग 4A। और ये क्या है तो साथी बताना है आपको, ये यूएसएसआर यानी कि वर्तमान में रसिया से लिए गए हैं, ठीक है। कह रहा है भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो अभी आपको बताया साथी कितने भाग हैं, 22 भाग हैं, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय गणतंत्र की यथार्थ संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय क्या थी। प्रजातांत्रिक गणराज्य था, संपूर्ण एक प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र था। देखो धर्मनिरपेक्ष कब जोड़ा गया है, 1976 में, और ये पूछ कब का रहा है, 1950 का, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसमें भी धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, ये दोनों गलत हो गए। कह रहा है प्रजातांत्रिक गणतंत्र नहीं, प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र, प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। सभी साथी इसको भी छाप के रखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक पार्टी थी, कौन सी राजनीतिक पार्टी थी जो संविधान सभा की सदस्य थी। संविधान सभा की ऐसी कौन सी पार्टी थी जो सदस्य थी, तो साथी आपको याद रखना है कांग्रेस थी। कौन थी, कांग्रेस। कौन थी, कांग्रेस, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कांग्रेस, ठीक है। क्या हो जाएगा, कांग्रेस, ठीक है। देखो यहाँ पर और ऑप्शन दिए गए हैं, इसको देख लेना आप लोग। इसको हम गोला लगाते कल करवा देंगे, अगली क्वेश्चन जब आपकी अगली क्लास होगी पॉलिटी की तो उसमें इसको करवा दिया जाएगा, ठीक है साथी, टेंशन नहीं लेंगे। कांग्रेस तो थी, इसके अलावा कौन थी, वामपंथी भी थी शायद, देख लेना आप सभी। कृषि प्रजापति शायद ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। इसको हम देख लेंगे अगली पॉलिटी क्लास में करवा देंगे, ठीक है साथी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत एक है, जल्दी से सभी साथी छाप के बताएंगे भारत एक क्या है। भारत एक क्या है, आज की लास्ट क्वेश्चन है, सभी साथी छाप के बता देंगे भारत एक क्या है। तो आप सभी को छाप के बताना है साथी, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कैसा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, भारत का कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है, ठीक है, कोई धर्म नहीं है, ठीक है। हिंदू राष्ट्र ये नहीं है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र ये भी नहीं है, क्योंकि ईसाई भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं। तो भारत का कोई धर्म नहीं है, लेकिन भारत धर्मों सभी धर्मों का संरक्षण करता है, ये भी याद रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सभी साथियों को पसंद आई होगी। यदि साथी क्लास पसंद आई है तो क्लास बनाने में बहुत मेहनत लगती है, एक लाइक तो जरूर करते जाना। यदि नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी करते रहना। देखते रहिए जीएस बाई डीएस सर और लूसेंट की श्रृंखला कैसी चल रही है, आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे, जिससे एक कमेंट जरूर करेंगे ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, ठीक है। और हम आपके लिए ऐसी क्लासें लेते आते रहेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।